हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर एप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्रुस्कल एल्गोरिथम कहां पर यूज होती है, और इसी बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एमएसटी के बारे में कि मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज क्या होते हैं। वहीं से हमें यह पता चल पाएगा कि क्रुस्कल एल्गोरिथम की एक्चुअली हमें नीड क्या हुई। फिर हम इस एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में, और उसी के साथ में इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम आराम से डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस हम अपना कोड इंप्लीमेंट करके देखेंगे, ये देखेंगे कि हमारी क्लास में क्रुस्कल एल्गोरिथम कैसे इंप्लीमेंट होती है। तो इससे पहले आप वीडियो के अंदर खो जाए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सजेशंस हैं, उसको हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, जिससे हम आपसे ज्यादा इंटरेक्टिव हो सकें और ज्यादा बेटर वीडियो ला सकें। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि क्रुस्कल एल्गोरिथम्स को समझने के लिए हमें स्पैनिंग ट्रीज को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्पैनिंग ट्रीज क्या होते हैं। वहां से हमें एक कंक्लूजन निकल के बाहर आएगा जो ये बताएगा कि आखिर क्रुस्कल करता क्या है। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि स्पैनिंग ट्रीज क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं कि ट्रीज क्या होते हैं। देखो हमने अभी तक ये सब कुछ तो पढ़ा हुआ है कि ट्रीज होते क्या है, तो उन ट्रीज की जो प्रॉपर्टीज है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो ट्रीज क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसके अंदर कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, और दूसरी बात वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होने चाहिए। ये दो बातें अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो हमारे पास में ये चीज क्लियर हो जाती है कि ट्री क्या होते हैं। अगर किसी को ट्रीज की ये बात समझ में नहीं आ रही है तो हमारी ट्रीज वाली वीडियो जाके देखिए डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, वो मैंने पिन कमेंट कर दी है। ठीक है, तो चलो हमें ये चीज तो पता चल गया ट्रीज क्या होते हैं, यानी कि ये एंड ये एज एन इंडिविजुअल देखा जाए, इसको देखा जाए तो ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, बट एज एन होल अगर मैं कहूं इसको तो ये एक ट्री नहीं है क्योंकि ये डिसजॉइंट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, डिसजॉइंट का मतलब समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर ये इस तरह से बना हुआ है और अगर इसके बीच में भी एक और एज आ गई है तो ये भी एक ट्री नहीं है क्योंकि यहां पर एक साइकिल आ गई है। ठीक है ना, साइकिल आने की वजह से इसको हम ट्री नहीं कहेंगे। तो यानी कि ट्री किसको कहेंगे, ट्री उसको कहेंगे जो कि डिस्कनेक्टेड ना हो और दूसरा उसमें साइकिल ना हो। तो पहली बात ये क्लियर हो गई है कि ट्री किसे कहते हैं। तो चलो हम ये पहला पॉइंट अपना समझ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरा चीज समझते हैं अब कि हमने अब तक ये तो समझ लिया कि भाई ट्रीज क्या होते हैं, ये तो मैंने समझ लिया। अब मुझे ये समझना है कि ये स्पैनिंग ट्रीज क्या होते हैं। स्पैनिंग ट्रीज को समझने के लिए मुझे क्या समझना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, अ ट्री टी सेड टू बी अ स्पैनिंग ट्री। कोई भी ट्री टी जो है वो स्पैनिंग ट्री कब कहा जाएगा, ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ, ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ समझ में आ गया, सारा का सारा कनेक्टेड होना चाहिए, डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। डिस्कनेक्टेड होगा तो ट्री नहीं कहलाएगा, यानी कि ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ। ये चीज क्लियर हो गई है। मैंने यहाँ पर कनेक्टेड को इसीलिए यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया था कि ये कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इफ T इज अ सब ग्राफ ऑफ G। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारे पास में क्या आ गई है। अब ये पहली कंडीशन क्या थी कि डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या थी, साइकिल नहीं होनी चाहिए, थर्ड कंडीशन क्या हो गई है अब हमारे पास में, उसके अंदर सब ग्राफ होना चाहिए वो उस ग्राफ का। एंड फोर्थ कंडीशन मेरे पास में आ गई है, कंटेन ऑल द वर्टेक्सेस ऑफ द G। ग्राफ के सारे वर्टेक्सेस के अंदर होने चाहिए। तो ये चारों की चारों अगर कंडीशन हम यहाँ पे फुलफिल करते हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि वो एक स्पैनिंग ट्री है। ठीक है ना, तो चारों कंडीशन हम एक बार यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं और फिर बताते हैं क्या क्या हमें चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में हो गई नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमारे पास में हो गई नो साइकिल। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारे पास में हो गई कि वो एक सब ग्राफ होना चाहिए, एंड फोर्थ कंडीशन हमारे पास में हो गई कंटेन ऑल वर्टेक्सेस। तो ये चारों कंडीशन अगर हम यहाँ पे फुलफिल कर लेते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्पैनिंग ट्री। तो अगर हम देखते हैं ये हमारे पास में अगर एक ग्राफ है तो इस ग्राफ के बेसिस पे हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि क्या ये जो नीचे दी हुई हमारे पास में डायग्राम्स हैं, लेट्स से T1, T2 एंड T3, क्या ये डायग्राम्स जो हैं क्या ये स्पैनिंग ट्री हैं कि नहीं है। तो ये चीज हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ऑल्दो हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन कर लिए, इनके बेसिस पर ही हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं T1 को। क्या मेरे पास में T1 को स्पैनिंग ट्री कह सकते हैं। देखो भाई साहब, इसके अंदर साइकिल हमारे पास में आ गई है।
ठीक है ना, साइकिल आ गई तो हम इस पहली कंडीशन जो हमारे पास में यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, डिसजॉइंट तो नहीं है, लेकिन ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा, बेस्ड ऑन सेकंड पॉइंट हम इसको कह देंगे कि नहीं भाई ये हमारे पास तो स्पैनिंग ट्री नहीं है, इवन ये तो ट्री ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर साइकिल आ गई है, ठीक है ना। पहले 2 पॉइंट तो हमें ये बताते हैं कि भाई तुम ट्री हो भी कि नहीं हो, अगर ट्री हो तभी तो आप स्पैनिंग ट्री बनोगे, तो पहले 2 पॉइंट तो सिर्फ मुझे ये बता रहे हैं, तो यानी कि पहला जो सेकंड पॉइंट है वो ये क्लियर कर दे रहा है, इसमें साइकिल आ रही है इसलिए ये ट्री ही नहीं है, तो स्पैनिंग ट्री तो बन ही नहीं सकता, लॉजिकल बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन देखते हैं, ये हम देखते हैं, ये T2 को चेक करते हैं। T2 को जब हम एनालाइज करने वाले हैं तो हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं, क्या इसके अंदर कहीं पर भी डिसजॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में टिक हो गया, कोई डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। कोई साइकिल है, सेकंड पॉइंट हमारा टिक हो गया, हाँ भाई कोई साइकिल भी नहीं है। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, क्या ये सब ग्राफ है इस ग्राफ का, यस ये एक सब ग्राफ है क्योंकि इसके अंदर से हमने इतना ग्राफ ले लिया है, सब ग्राफ है। थर्ड पॉइंट भी चेक हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होता है, क्या इसके अंदर सारे वर्टेक्सेस हैं, नो इट इज नॉट हैविंग ऑल द वर्टेक्सेस ऑफ द ग्राफ, अगर इसके अंदर सारे वर्टेक्सेस ग्राफ के नहीं है तो ये स्पैनिंग ट्री नहीं कहा जाएगा, तो इसलिए ये भी हमारे पास में स्पैनिंग ट्री नहीं है, ठीक है, ये चीज हो गई। चलो नेक्स्ट T3 को चेक कर लेते हैं। T3 के अंदर भी ये सारे पॉइंट चेक करेंगे, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है क्या ये डिसजॉइंट है, नहीं भाई ये डिसजॉइंट नहीं है, तो फर्स्ट पॉइंट चेक हो गया, ओके। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, क्या इसके अंदर कोई साइकिल है, नो इसके अंदर कोई साइकिल नहीं है, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा चेक हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, क्या ये सब ग्राफ है, डेफिनेटली सब ग्राफ है, इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट कनेक्टेड हैं और ये इसका सब ग्राफ है, इस वाले ग्राफ का सब ग्राफ है। थर्ड पॉइंट भी चेक हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट, सारे वर्टेक्सेस कंप्लीट हैं कि नहीं है, यस ऑल पॉइंट्स आर कंप्लीटेड, सारे के सारे वर्टेक्सेस हमारे कंप्लीट हैं, सारे के सारे चेक पॉइंट मिल गए, तो यानी कि ये मेरा बन गया है एक स्पैनिंग ट्री, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा डाउट किसी किसी लोगों के अंदर ये आ सकता है कि क्या यार ये एक यही स्ट्रक्चर बन सकता है स्पैनिंग ट्री, क्या कोई और स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, डेफिनेटली बन सकता है। कैसे बन सकता है वो दिखा लेता हूं मैं आपको। एक स्पैनिंग ट्री हमने आपको यहां पर दिखा दिया, एक स्पैनिंग ट्री कुछ इस तरह से भी बन सकता है इसके अंदर। अगर हम यहां पर लेते हैं ए, मैं क्विकली पहले बना लेता हूं। अगर मैं दूसरा स्पैनिंग ट्री बनाता हूं, हम कैसे कर सकता हूं, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, ई को एफ से कनेक्ट कर लेता हूं, ये भी एक स्पैनिंग ट्री बन गया। कहने का मतलब ये इसके भी वो चारों के चारों पॉइंट हमारे पास चेक हो गए, तो ये कहने का मतलब कि हमारे पास में मल्टीपल स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, इट इज पॉसिबल, बट उसके अंदर ये मेरे पास में जो 4 कंडीशन मैंने यहां पर बताई है, ये चारों कंडीशन फुलफिल होंगी तो मैं उसको स्पैनिंग ट्री कहूंगा। तो बात हो गई यहां तक ये कि भाई आपने बहुत कुछ बता दिया, ये तो समझा दिया कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ओके फाइन। अब आगे भी बढ़ो और बताओ कि क्रुस्कल कब पढ़ेंगे। चलो उसको पढ़ने के लिए पहले एक और स्टेप देखेंगे, तब उसके बाद हम क्रुस्कल पर पहुंचेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो अभी आगे जाके देखते हैं और ये देखते हैं कि एक मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इज दिस, जो मैंने यहां पर दिखा है, इज दिस अ स्पैनिंग ट्री, क्या ये स्पैनिंग ट्री है। भाई हमारे पास में 4 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया एंड फोर्थ हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या कहता है, डिस्कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड, फर्स्ट पॉइंट हमारा चेक हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि कोई साइकिल होनी चाहिए, कोई साइकिल नहीं है, ये भी चेक हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ये सब ग्राफ होना चाहिए। सो दैट इज अ क्वेश्चन कि ये सब ग्राफ होना चाहिए। अब हमें नहीं पता कि भाई जो ये फिगर बनी हुई है ये सब ग्राफ है कि नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है। तो यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि इज दिस अ स्पैनिंग ट्री, तो आप क्या कहोगे, भाई साहब पहले ये बताओ कि सुपर ग्राफ क्या है मेरा। जब मैं सुपर ग्राफ को देखूंगा तभी तो बता पाऊंगा कि मेरे पास स्पैनिंग ट्री क्या है। तो यानी कि अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इज दिस अ स्पैनिंग ट्री, तो इन दैट केस यू विल आस्क देम कि भाई मेरा सुपर ट्री कौन सा है। तो अगर मैं इस कंडीशन पे कहता हूं तो हमें नहीं बता सकता कि ये स्पैनिंग ट्री है कि नहीं है। बट अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, और ये मॉडिफिकेशन मैंने अब कर दिया, और अब मैं अगर ये पूछता हूं कि इज दिस अ स्पैनिंग ट्री, तो हां, अब मैं चारों पॉइंट दोबारा चेक करूंगा। यहां पर मैं कहूंगा क्या इसके अंदर हमारे पास में कोई डिसकंटिन्यूअस है, नहीं है, ठीक है जी। अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट हमारे पास में साइकिल नहीं है। थर्ड पॉइंट सब ग्राफ, डेफिनेटली मेरे पास में एक जी ग्राफ है, उसके रेफरेंस के अंदर मेरे पास में एक सब ग्राफ है। तो यस करेक्ट, क्या सारे एजेस कंप्लीट हैं, यस। तो यानी कि ये एक स्पैनिंग ट्री है। तो यानी कि किसी भी स्पैनिंग ट्री को कहने के लिए कि वो स्पैनिंग ट्री है, हमें एक उसका सुपर ग्राफ देखना पड़ता है। बेस्ड ऑन दैट ही हम बता सकते हैं कि वो स्पैनिंग ट्री है या फिर नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ाते हैं। तो अब मेरे पास में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि चलो अभी तक हमने स्पैनिंग ट्री तो समझ लिया कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब एक एडिशनल प्रॉब्लम जो मेरे पास में आ जाती है वो ये आ जाती है कि क्या हमारे पास में जो स्पैनिंग ट्री है ये एक डिसीजन प्रॉब्लम है या एक ये ऑप्टिमैलिटी प्रॉब्लम है। देखो जी, डिसीजन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप पिंक कलर पसंद करते हो या रेड कलर पसंद करते हो,
ठीक है ना। तो इसके अंदर आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, आप पिंक या रेड दोनों में से किसको सिलेक्ट करोगे। तो आपको क्या ये डिसीजन लेना है, आइदर दिस और दैट, या किसी भी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं जिसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स दो ही आंसर हो सकते हैं। तो यानी कि उस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, डिसीजन प्रॉब्लम्स कहते हैं। ये हमने ग्रीडी के अंदर भी देखा था। अगर आपने हमारी ग्रीडी वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारी ग्रीडी वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, मैंने वो पिन कमेंट कर दिया, उसका रेफरेंस आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। तो यानी कि वो आपके डिसीजन प्रॉब्लम हो गई है। अभी अगर मैं देखता हूं कि क्या ये एक स्पैनिंग ट्री जो मैंने दिखा रखा है यहां पर, ये स्पैनिंग ट्री क्या ये डिसीजन प्रॉब्लम है कि नहीं है। यस, डिसीजन प्रॉब्लम है कि हाँ यार की ये स्पैनिंग ट्री होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। ये दो बात हो सकती है, इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती है। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं स्पैनिंग ट्री इज अ डिसीजन प्रॉब्लम, ठीक है। इट इज नॉट एन ऑप्टिमैलिटी प्रॉब्लम येट लगाया मैंने इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक और रीजन है, ठीक है। ऑप्टिमैलिटी प्रॉब्लम ये अभी तक नहीं है। ऑप्टिमैलिटी प्रॉब्लम किस कब बन जाती है वो हम आगे देखते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर मैंने उसी ग्राफ के अंदर यहां पर वेट लगा दिए, ठीक है ना, वेट लगाने के बाद में अब क्या ये जो मेरा स्पैनिंग ट्री है ये डिसीजन प्रॉब्लम बचा या ऑप्टिमैलिटी प्रॉब्लम बचा। अब क्वेश्चन यहां पर चेंज हो जाता है। देखो सीधी सी बात है, डिसीजन प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई चीज के अंदर यस एंड नो के अंदर आंसर देना है। ऑप्टिमैलिटी प्रॉब्लम क्या होता है कि हम किस चीज के लिए ग्रीडी हैं, कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या, हमारे पास में कोई मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या हमें कोई मिनिमम वैल्यू चाहिए, जो हमने ग्रीडी के अंदर भी देखा था। तो हम किस चीज के लिए ऑप्टिमम होना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके अंदर इस ग्राफ को देखता हूं और मुझे इसमें वेट बता रखा है एंड बेस्ड ऑन सम सिचुएशन हमें क्या करना है, एक मिनिमम वेट वाला एक ट्री बनाना है जिसके अंदर मेरी लीस्ट कॉस्ट बने। तो हम किसके लिए ग्रीडी हो गए, मिनिमम के लिए ग्रीडी हो गए। तो उस तरह का जो मेरे पास में एक स्पैनिंग ट्री बनेगा जिसकी वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी, उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये बात क्लियर हो गई, इसलिए मैंने यहां पर मिनिमम लिखा है। उसको हम शॉर्ट में MST भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा आपके पास में जब डिस्कशन होता था ये बोला जाता है, MST के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, MST भी बोला जाता है। यानी कि अगर हम मिनिमम वेट के बारे में बात कर रहे हैं किसी स्पैनिंग ट्री के लिए तो वो हम उसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। और जैसे ही मिनिमम की बात आ गई तो वो डिसीजन नहीं रहा, ठीक है ना, वो क्या हो गया, ऑप्टिमैलिटी हो गया। क्योंकि हम किसी चीज के अंदर उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर हमारे पास में कोई भी स्पैनिंग ट्री है, अगर उसके अंदर वेट नहीं है तो वो एक डिसीजन प्रॉब्लम होगी, सिर्फ ये बताएगा कि वो स्पैनिंग ट्री है या नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर हमने वेट इंक्लूड कर दिया, इन दैट केस हमारे पास में एक ऑप्टिमैलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो हम उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर उस ट्री को हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के नाम से जानेंगे। मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री भी हो सकता है, वो हमारे नॉमेनक्लेचर के ऊपर है। उसके अंदर हम किसके ऊपर ग्रीडी हो रहे होंगे, मैक्सिमम वेट के ऊपर ग्रीडी हो रहे होंगे। अभी हम फिलहाल मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात कर रहे हैं क्योंकि जनरली हम इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, ये सब चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो यानी कि हम मिनिमम के लिए ग्रीडी हो रहे होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम मिनिमम के ऊपर अभी बात करेंगे। मैक्सिमम वाली कंडीशन भी बहुत जगह हो सकती हैं, ठीक है। वो रियल लाइफ के अंदर जैसे आपके पास में प्रोजेक्ट आएगा आप उसको रिवर्स कर दो, आपका वो काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जी इतना सब कुछ बताने के बाद में अब आपका जो वर्ड है क्रुस्कल वो कुछ कुछ आपको दिखने लगा है। तो चलो ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखो मिनिमम स्पैनिंग ट्री से आपको समझ में आ गया MST क्या होता है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को सॉल्व करने के लिए तरीके बनाए गए हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास में सॉल्व करने के लिए स्पैनिंग ट्री की प्रॉब्लम को कुछ तरीके बनाए थे। एक तरीका उसमें से क्रुस्कल एल्गोरिथम है, दूसरा उसके अंदर प्रिज्म एल्गोरिथम है। तो ठीक है, तो क्रुस्कल एल्गोरिथम करता क्या है, वो सिंपल सा काम करता है, वो MST को हमें सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो वो हमें हेल्प कर रहा है इसके अंदर, वो एक सॉल्यूशन बता रहा है। वो सॉल्यूशन कैसे बताता है, क्या करता है, वो हम आगे जाके देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और चेक करते हैं कि कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्रुस्कल एल्गोरिथम अब नाउ, ठीक है। क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या कर रहा है, हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल के दे रहा है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिसकी जो वैल्यू होगी सबसे कम होगी, ये गारंटी करने वाला है क्रुस्कल, ठीक है ना, कि इससे कम वैल्यू वाला मिनिमम स्पैनिंग ट्री आप क्रिएट नहीं कर सकते। जो मैं बता रहा हूं भाई ये मिनिमम है, इसने ये गारंटी दे दी है जी, GUARANTEE दे दीजिए मेरे ने कि भाई मैं मिनिमम वेट का निकाल के दूंगा स्पैनिंग ट्री, ठीक है। कैसे निकाल के देगा भाई, तुम इतने श्योरली कैसे कर सकते हो। तो भाई उसने क्या कहा
MST इज ऑप्टिमलिटी प्रॉब्लम है, अभी मेरे पास ऑप्टिमलिटी प्रॉब्लम है। ऑप्टिमलिटी प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करता हूं जी, ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व करता हूं जी। अब ग्रीडी अप्रोच के अंदर मैं किसके लिए ग्रीडी हो रहा हूं जी, मिनिमम के लिए हो रहा हूं जी। ठीक है, मिनिमम के लिए अगर मैं ग्रीडी हो रहा हूं तो यानी कि मैं कुछ ऐसा कुछ करूंगा कि मैं मिनिमम चीजें कलेक्ट करता चला जाऊं। ये मैंने स्टार्ट कर दिया। तो क्रुस्कल ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, उसने कहा कि भाई मैं ऐसा करता हूं, जितने भी मिनिमम एजेस हैं पहले मैं उनको कलेक्ट कर लूंगा, उनको कनेक्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद अगर मेरे पास में सारे के सारे अभी कनेक्टेड नहीं हुए तो मैं उसके नेक्स्ट लेवल पर जाऊंगा, मतलब एक और वेट के अंदर कुछ एडिशन करके ले लूंगा, जो भी इससे नेक्स्ट हायर वेट होगा उसको ले लूंगा मैं, फिर उनको सारों को कनेक्ट कर लूंगा। अगर अभी भी मेरा पूरा ग्राफ कनेक्ट नहीं हुआ है तो मैं उससे हायर ले लूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो भी हमारे पास में एजेस आते जाएंगे उनको मैं अपना कनेक्ट करता चला जाऊंगा। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, समझ रहे हो? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने हाईलाइट करके क्यों बोल रहा हूं? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि हो सकता है रिपीटेटिव हो, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है 1 2 3, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4, मतलब कि सेम वैल्यू भी हो सकती है बट जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो आइदर सेम होगी, ठीक है, या उससे बड़ी होगी, ऐसा नहीं होगी वो छोटी हो। इसलिए मैंने इसको कहा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उसको क्या करता है, कनेक्ट करता हो जाता है। तो वही हम स्ट्रेटेजी यहां पर देखेंगे इस एग्जांपल के अंदर, इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अपना इस एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं क्रुस्कल की अप्रोच के तरीके से। तो जी क्रुस्कल ने क्या कहा कि भाई मैं किस चीज के लिए ग्रीडी हूं, कि मैं मिन वेट के लिए भाई ग्रीडी हूं, बहुत ग्रीडी हूं, बहुत लालची हूं जी मैं मिन वेट के लिए। तो मिन वेट के अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे जितने भी हमारे पास में एजेस हैं उनको सबको उठाना पड़ेगा। तो मेरे पास कौन कौन से एज हैं, 1 हो गया, ये हो गया ए बी एज हो गया, इसमें 1 वैल्यू आ गई, बी सी हो गया, ठीक है, डी सी हो गया, ऐसे बहुत सारी वैल्यू 1 2 3 4 5, बहुत सारी 6 इस तरह के वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो मैं वो सारे के सारे एजेस निकाल लूंगा, ठीक है ना। मैंने सारे निकाल लिए, लेट से एक एज निकाल लिया मैंने ए बी, दूसरा निकाल लिया बी सी, तीसरा निकाल लिया ए ओ, चौथा निकाल लिया ओ डी, कुछ भी निकाल लिया, सबके वेट लिखता चला गया। यहाँ पर इसका 1 है, बी सी का मेरे पास 2 है, ए ओ का मेरे पास लेट से 2 है, बी डी का मेरे पास में क्या है, बी डी इट्स ओ डी का मेरे पास में 1 है लेट से, ठीक है ना, मैंने लिखा दिया। अब मेरे को क्या करना है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको शॉर्ट कर देता हूँ कि भाई सारे 1 वाले एक बार आ जाओ, फिर 2 वाले एक बार आ जाओ, फिर 3 वाले एक बार आ जाओ। यानी कि सिंपल सी बात है, अप्रोच समझ में आ रही है आपको। तो मैंने बिल्कुल ग्रीडी होते हुए क्या करा, सारे एजेस इकट्ठे करे हैं और सबसे मिनिमम से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो सबसे मिनिमम से स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी सबसे मिनिमम हमारे पास में इस टाइम पर कौन से एजेस हैं, वो एजेस हैं हमारे पास में 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास में 1 एज का वेट है। तो ऐसे मेरे पास कितने एजेस हैं, चलो मैं उनको हाईलाइट कर लेता हूँ। एक तो एज मेरे पास में हो गया ए और बी के बीच में, ये वाला एज मेरे पास में हो गया, जो कि हमारे पास में क्या है, जिसका वेट 1 है। दूसरा एज मेरे पास में कौन सा हो गया, देखो मैंने जैसे ही इस एज को कनेक्ट किया मैंने 2 चीज चेक करी, ठीक है ना, कि मेरे पास में अगर मैं स्पैनिंग ट्री बनाना, वो चारों पॉइंट मेरे पास में होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास में क्या कहता है, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर नहीं लिखता, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा इधर की तरफ इसको लिख देता हूं जिससे कि आपको ये याद रहे। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा पास बोलता है नॉट डिसकनेक्टेड, सेकंड पॉइंट मेरे पास में बोलता है नो साइकिल, थर्ड पॉइंट मेरे पास में बोलता है सब ग्राफ, और फोर्थ पॉइंट बोलता है मेरे पास में ऑल वर्टेक्सेस, ठीक है, सारे वर्टेक्स होने चाहिए, ये मेरे पास में बोलता है। तो इन चारों पॉइंटों को ध्यान रखते हुए मुझे एक स्पैनिंग ट्री बनाना है, ये चीज क्लियर हो गई है। तो इसको ध्यान रखते हुए मैं कर रहा हूं, जैसे ही मैं एजेस को कनेक्ट कर रहा हूं इस टाइम पर, ये मान के चलो कि मैंने सारे एजेस यहां से हटा दी, मैंने सब डिलीट कर दिए, इस टाइम पर कोई एज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बहुत सारे ये सिर्फ वर्टेक्सेस पड़े हुए हैं। बट मेरे को पता है हर किसी वर्टेक्स के बीच का जो वेट है वो मेरे को उसमें बैक ऑफ द ग्राउंड कहीं पर रखा हुआ है, तो वो ये समझ लो इस तरह से बना हुआ है। और मैं उन वर्टेक्सेस को ज्वाइंट कर रहा हूं बेस्ड ऑन दीज कंडीशन जो हमने यहां पर डिफाइन करी है, इन कंडीशंस के बेसिस पे मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं 1 के साथ में, 1 वेट के साथ में, जितने ही 1 वेट वाले हैं वो सारे आ जाओ। और क्या देखना उसके अंदर कि ये सारे पॉइंट हमारे पास में फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो मैंने देखा जी, मैंने 1 वेट का ए बी एज उठाया और जब मैंने इनको कनेक्ट करा तो मेरे पास में सारे के सारे पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं। फुलफिल होने का मतलब कि अभी मेरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है,
तो मैं ये नहीं कह सकता कि सारे वर्टेक्सेस आ गए हैं, बट ये है कि भाई मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमारे पास में कोई साइकिल वगैरह नहीं बनी है, इस चीज का हम ध्यान रख ले रहे हैं, सब ग्राफ बन गया है हमारा, ठीक है ना। अभी डिस्कनेक्टेड तो है ही, खैर ये इनको कनेक्ट भी करना है मुझे, तो ये पॉइंट होगा। तो अभी तो बेसिक हम क्या चेक कर सकते हैं कि साइकिल ना बने हमारे पास में और वो सब ग्राफ हो कम से कम एटलीस्ट उसके, ठीक है, ये चीज को हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने 1 वेट का मैंने उठा लिया और ए भी मैंने कनेक्ट कर दिया। अब एक और 1 वेट का उठाता हूं, लेट से मैंने ओडी उठा रहा है, तो ओडी उठा के मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहां पर, ये भी कनेक्ट हो गया यहां पर, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास में एक और 1 वेट का कौन सा है, देखो जब मैंने ओडी कनेक्ट किया तब भी कोई साइकिल नहीं बनी है, यानी कि हम रख सकते हैं इसको। उसके बाद हम देखते हैं ई एफ, क्या इसको कनेक्ट करने पर कोई साइकिल वगैरह बन रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी मैंने कर लिया। यहाँ भी साइकिल नहीं बनी, मैंने यहाँ पर जितने ही 1 वेट के थे वो सारे कनेक्ट कर लिए अभी भी, लेकिन इसके अंदर क्या सारे वर्टेक्सेस तो कनेक्टेड नहीं हुए, तो यानी कि मुझे अपने वेट इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जो भी नेक्स्ट हायर वैल्यू होगी वो उठानी पड़ेगी एंड उसके बेसिस पे मुझे कनेक्ट करते हुए स्टार्ट करना पड़ेगा सारे के सारे। तो नेक्स्ट अगर मैं कनेक्ट करना स्टार्ट करता हूं तो लेट से मेरे पास में मैं कनेक्ट करता हूं यहां पर ओबी को, ठीक है ना। जैसे ही मैंने ओबी को कनेक्ट किया यहां पर, ये मैंने ओबी कनेक्ट कर दिया इधर, जो कि वैल्यू जिसके अंदर वेट जो है 2 है मेरे पास में, मैंने ओबी कनेक्ट कर दिया यहां पर। क्या इससे मेरी कोई साइकिल बनी है? नहीं साइकिल बनी है अभी तक इसके अंदर कोई भी, क्या, लेकिन अभी मेरे पास में प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। मैं एक काम करता हूं, मैं और आगे बढ़ता हूं, मैं अब क्या करता हूं, मैं बीसी को कनेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने बीसी को कनेक्ट यहां पर कर लिया कि एक और यहां पर 2 वेट का हमारे पास में एज है, मैंने इसको भी कनेक्ट कर लिया। अभी मेरे पास कोई साइकिल नहीं बनी है, ये भी इसको ध्यान रखना है साइकिल नहीं बने, क्योंकि फिर मेरी जो ये जो है ना सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मेरा फेल हो जाएगा। तो साइकिल का भी मैं ध्यान रख रहा हूँ, बाकी चीजों को मैं कनेक्ट करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारे के सारे वर्टेक्सेस कनेक्ट करने हैं, ठीक है ना। डिस्कनेक्टेड मेरा ग्राफ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ग्राफ को डिस्कनेक्ट नहीं होने दे रहा था। तो अभी मेरा प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है, तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा ये कंटिन्यूअस ग्राफ ना हो जाए, मेरा ये सारे एक सब ग्राफ ना बन जाए, इसके अंदर कोई साइकिल ना हो और सारे वर्टेक्सेस हमारे पास में कनेक्टेड हो, ठीक है ना। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए करना है। अब ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद 2 वेट का कौन सा है, क्या मैं ओ ए को कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर? इसको नहीं कर सकता, क्योंकि इसको जैसे ही करूंगा तो मेरे पास में ये एक साइकिल बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको तो छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। ओ ए मैंने छोड़ दिया। इसके अलावा तो और मेरे पास में एक एज ये बचा है डी ई, इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसको कनेक्ट करने से मेरे पास में कोई साइकिल नहीं बन रही है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। तो 2 वेट तक के सारे काम हो गए हैं अभी भी, लेकिन मेरे पास में पूरा का पूरे वर्टेक्सेस कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब इससे हायर वैल्यू लेनी पड़ेगी। इससे हायर वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 जैसे ही मैंने यहां पर ली, तो क्या मैं इस एज को कनेक्ट कर सकता हूं यहां पर ऐसे करके? अगर मैंने इसको एज को कनेक्ट कर दिया ओसी को, तो हमारे पास में एक साइकिल बन जाएगी। तो ये हमारे पास में इन कंडीशंस को जो 4 पॉइंट है उसको वायलेट कर देगा, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। तो मैं इसको हटा दूंगा यहां पर, मैं इसको कनेक्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, अब किसी और एज को चेक करूंगा 3 वेट के वाले को। लेट से मैं ए एच को कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक है ना। इसको कनेक्ट करने से ना कोई साइकिल बन रही है, एक और मेरा वर्टेक्स यहां पर कनेक्ट हो गया है, तो यानी कि मैं एक और स्टेप आगे बढ़ गया हूं, ठीक है ना। तो ये मैं कर सकता हूं। और हमारे पास 3 वेट का कौन सा यहाँ पर बचा है, यहाँ पर इसके अलावा 3 वेट का मेरे पास में कोई नहीं है। तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे अब अभी भी मेरा जो है ना ये एजेस बचा हुआ है, हमारे पास में जी एज बचा हुआ है, तो यानी कि मुझे अभी और काम करना पड़ेगा कि अभी भी मेरे पास में ऑल वर्टेक्सेस कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं। तो मैं एक और हायर वैल्यू चेक करूंगा, एक और हायर वैल्यू करूँ, क्या होगी मेरे पास 4 होगी। तो क्या मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ डीसी को? अगर मैं डीसी को कनेक्ट करता हूँ तो मेरे पास में एक ऐसे ये बन जाएगा, यहाँ पर साइकिल बन जाएगी। तो मैं इसको कनेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे मैं देखता हूं क्या मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं, इसको भी नहीं कर सकता कि यहां पर एक साइकिल बन जाएगी मेरे पास ए डी ई के अंदर, ठीक है ना, ए डी के, तो इसको भी कनेक्ट नहीं कर सकता। आगे बढ़ के देखते हैं क्या मैं 4 किसी और को, क्या मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं? यस, मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं यहां पर कनेक्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई साइकिल भी नहीं बन रही है मेरे सारे के सारे। अब मेरे पास में डिस्कनेक्टेड नहीं बचा है, ठीक है, कोई साइकिल नहीं बनी है मेरे पास में, उसका सब ग्राफ है एंड सारे वर्टेक्स हो चुके हैं। ये सारा का सारा काम हमारे पास में हो गया है। तो मैं अपनी प्रोसेस को लॉजिकली यहां पर रोक सकता हूं, लेकिन कुछ इंप्लीमेंटेशन मार्केट के अंदर ऐसी भी अवेलेबल है जहां पर हमें ये कंटिन्यूस चलाना पड़ता है, क्योंकि रीजन ये है कि अभी तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास कितने वर्टेक्सेस हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्सेस होते हैं और उन इनफाइनाइट नंबर को हम जो है काउंट नहीं कर पाते। तो हम क्या कहते हैं, आप जहाँ ही चलते जाओ, सारे के सारे एजेस ट्रैक करते चले जाओ भाई, जहां पे भी तुम्हारे पास में एंड मिलेगा सारे के सारे वर्टेक्स कनेक्ट हो जाएंगे। उस टाइम पर मैं क्या कह दूंगा कि ठीक है, ये मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया है। तो दोनों तरह की हमारे पास में मार्केट के अंदर इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल है, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट। तो इस तरीके से हमारे पास में क्रुस्कल 1 by 1 अपना स्टेप करके आगे बढ़ता है और हमारे पास में क्या करता है, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री दे देता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसके ऊपर बेसिस होता है, ये उसके वेट के ऊपर होता है। यहां पर हमारे पास वेट कितना आने वाला है, 1, ठीक है, 1 एंड 2, 3 हो गया
एंड 2 5 हो गया, एंड 1 6 हो गया, एंड 2 8 हो गया, एंड 1 9 हो गया, एंड 4 13 हो गया, एंड 3 16 हो गया। ठीक है जी, तो यहां पर जो मिनिमम वैल्यू आ गई है इस MST की वो आ गई है 16। तो ये इसने क्रुस्कल ने यहां पर भाई ने गारंटी दे दी है कि एक बात बता रहा हूं भाई दोस्त कि MST जो मैंने निकाला है, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री मैंने निकाला है अपने इस तरीके से, उसका जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 16 आ रही है, इससे कम वैल्यू तो नहीं आएगी, ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, ये पॉसिबल है कि एक और डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकता है। लेट्स से क्या होता कि मैं अगर इस वाले एज को, जो मेरे पास में ये एज है BO, इसको हटा देता और इसकी जगह मैं इस वाले एज को ले लेता, AO को ले लेता, तो डिफरेंट टाइप का मेरा ट्री बनता। लेकिन इन बोथ द केसेस जो मेरे पास में MST की वैल्यू आती वो 16 ही आती। ये चीज क्लियर हो गई है। तो इसने ये गारंटी दे दी कि जो स्पैनिंग ट्री का जो वेट आना है भाई वो तो मेरे पास में 16 यानी कि लोएस्ट ही आना है इस तरीके से, इस चीज की गारंटी है। बट मैं यूनिक सॉल्यूशन दे रहा हूं, इसकी गारंटी नहीं दे रहा। हो सकता है कोई डिफरेंट रास्ते हो, डिफरेंट तरीके हो, डिफरेंट MST बन जाए। जैसे मैं आपको यहां पे भी दिखा चुका हूं कि आइदर मैं BO लेता या मैं AO लेता, इनमें से कोई एक लेता, या और भी कोई एजेस हो सकते हैं। जरूरी ये नहीं कि मैं 2 वेट पे हो सकता है, 3 वेट पे कुछ और हो, 4 वेट पे कुछ और हो। तो वो हमारे ऊपर है कि हम क्या लेते और कैसे उस काम को होता। तो यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि MST यूनिकनेस की गारंटी क्रुस्कल नहीं दे रहा है, लेकिन MST मिनिमम वेट की गारंटी क्रुस्कल दे रहा है। ये चीज क्लियर हो गई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेम वो जो हमने प्रोसेस यहां पर पहले किया था वो प्रोसेस मैंने यहां पर डायग्रामेटिकली स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया है। ये हमारे पास में स्टेप 1 है। स्टेप 1 के अंदर मैंने सारे 1 वाले वेट वाले ले लिए थे, ठीक है, वो मैंने दिखा दिया यहां पर। उसके बाद स्टेप 2 ये है मेरे पास में, जिसके अंदर मैंने 2 वेट वाला सारा इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद मैंने स्टेप 3 लिया था, ये मेरे पास स्टेप 3 है, इसके अंदर मैंने जो 3 वेट वाला है वो ले लिया था। उसके बाद स्टेप 4 है मेरे पास में, ये स्टेप 4 मेरे पास है, इसके अंदर मैंने 4 वेट वाला ले लिया था। तो उस तरीके से मैंने ले लिया और अल्टीमेटली जो हमारे पास में बना MST वो कुछ इस तरीके का बना, ठीक है ना। तो ये मेरा वो MST बना जिसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आई थी, 16 आई थी। इस MST का जो वेट आया था वो 16 आया था, वो मैंने यहां पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है, ठीक है। जस्ट डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया था, ये हमने स्टेप बाय स्टेप करके देख लिया इससे प्रीवियस स्लाइड के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक छोटी समरी ले लेते हैं कि भाई क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे करती है। भाई इसका एक आइडिया है, क्रुस्कल भाई के दिमाग में एक आइडिया आया था कि क्या मैं कर सकता हूं। उसने क्या करा कि भाई मैं मिनिमम वेट जो है ऐड करता चला जाऊंगा सारे के सारे एजेस का 1 by 1, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, ग्रीडी होते हुए, लालची होते हुए। और कब तक ऐड करता चला जाऊंगा उन एजेस को, जब तक कोई साइकिल ना मिल जाए। अगर साइकिल मिलती है तो मैं उस बात को स्किप कर जाऊंगा, नहीं तो मैं मूव कर जाऊंगा और स्टेप 1 को दोबारा रिपीट करता जाऊंगा। मतलब कि एक और हायर वेट ले लूंगा, मैंने उसका हायर वेट लिया और उसके बाद उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, यहां से वापस चला गया, ठीक है। कब तक काम करता रहूंगा इसको, जब तक भाई मेरे सारे वर्टेक्सेस कनेक्टेड ना हो जाएं, ठीक है। ये उस भाई के दिमाग में आइडिया आया था, उसने ऐसा कुछ कर दिया। जो हमने उसके दिमाग में आइडिया आया था वो हमने इंप्लीमेंट करके भी देख लिया, तो आपको सब कुछ समझ भी आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो सिंपल सी बातें देख लेते हैं जो इंटरव्यूज के अंदर पूछ लेते हैं कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, कई बार लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं या वो उतना एनालाइज नहीं कर पाते, तो उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इफ वी हैव अ यूनिक वेट ग्राफ, भाई यूनिक वेट ग्राफ का मतलब हर एक एज का वेट अलग, ठीक है। विल वी लैंड अप इन अ यूनिक MST, क्या हमें एक यूनिक MST ही मिलेगी क्रुस्कल यूज करके, एंड ऑप्टिमम भी मिलेगी क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। मेरे पास में ये जो ग्राफ दे रखा है तुमने, यहाँ पर ये ग्राफ था, इस ग्राफ के अंदर सारे वेट अगर अलग अलग होते तो जो मैं उसमें से MST निकालूंगा क्रुस्कल को यूज करके, क्या वो हमारे पास में मिनिमम निकालने वाला है और यूनिक निकालने वाला है और ऑप्टिमम निकालने वाला है? बिल्कुल तीनों बातें सच हैं। तीनों बातें सच कैसे हैं? क्या अप्रोच है भाई हमारी? सिंपल अप्रोच ये है कि हम नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एजेस लेते चले जाएंगे। अगर हमारे पास में यूनिक, ठीक है ना, अगर हमारे पास में, इसने लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, इसने बिल्कुल साफ क्लियर लिखा है कि यूनिक वेट्स हैं। यूनिक वेट का मतलब जब हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो क्या होगा, जब भी जो भी नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा वो हमेशा हायर आएगा, यानी कि 1 2 3 4 ये सीक्वेंस बनेगा, ना कि 1 1 2 2 3 3 इस तरह का कोई सीक्वेंस नहीं बनने वाला। 1 2 3 4 यही सीक्वेंस बनने वाला है। तो यानी कि अगर एक एज कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पर, तो फिर उसका दूसरा एज जो है वो हायर वैल्यू का ही होने वाला है।
तो यानी कि इससे जो हमारा MST बनने वाला है वो बनने तो वाला यूनिक ही है, एक ही बनेगा भाई, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ले रहे हैं, एक ही बनेगा। तो यानी कि ये तो क्लियर है, यूनिक MST बनेगा। और हमारा क्रुस्कल भाई क्या कहता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन दूंगा भाई मैं, मिनिमम दूंगा, कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर सेम वेट भी होते तो तब भी वो मिनिमम वैल्यू दे रहा था ना, तो यानी कि ऑप्टिमम तो दे ही रहा है। ये बात तो दोनों की दोनों ही उसने सच बोल दी मेरे भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अगर नॉट यूनिक हो तो भाई क्या उसने फिर भी क्या कहेगा, भाई ऑप्टिमम तो मैं तब भी दूंगा, अगर यूनिक नहीं है तब भी ऑप्टिमम तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं यूनिक दूंगा नहीं दूंगा इस चीज की गारंटी नहीं दे रहा, जो हम अभी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर देख भी चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए जाते हैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, ये मैंने थोड़ा सा डिटेल के अंदर बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस एग्जांपल के बेसिस पे देख लेते हैं। कैन वी हैव अ डिफरेंट MST एज वेल, हाँ भाई हो सकता है, दोनों मैंने दिखा दिया था ना, कौन कौन सा दिखाया था। अगर मैं BOH को यहाँ पर ऐड करता तो ठीक है, तो मैं इसको नहीं कर रहा होता। अगर मैंने AO को ऐड कर दिया तो मैं BO को नहीं करूंगा। मैंने क्लियर यहाँ पर दिखा रखा है, यानी कि हमारे पास में मल्टीपल हमारे पास में MSTs बन सकते हैं, तो ये भी हमारे पास में यस हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास में नॉट यूनिक अगर केस है तो हमारे पास में क्या हो रहा है, मिनिमम MST यूनिक तो नहीं होंगे, एंड मतलब नो, पहला क्वेश्चन नो हो जाएगा, यूनिकनेस नहीं होगी, बट ऑप्टिमलिटी के लिए यस आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कैन वी सिलेक्ट द एज इन एनी ऑर्डर, भाई किसी भी ऑर्डर के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं भाई। मैंने भी यही करा था, हो सकता है मैंने BO लेना चाहता था या मैं OB लेना चाहता हूँ, मेरे ऊपर है, मैं किसी भी ऑर्डर के अंदर ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं भाग जाऊं कि मैं पहले 1 ले रहा हूं फिर उसके बाद में 5 ले रहा हूं, भाई ये नहीं कर सकता मैं सीधा क्या करूंगा, आइदर मैं 1 को, मतलब मैं आइदर नहीं, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही लेता चला जाऊंगा। तो सिंपल सी बात है कि सी ऑर्डर के अंदर ले सकते हैं बट सिमिलर वेट के अंदर, ये चीज डिस्क्लेमर हो गया। तो उसके बाद अगली बात क्या कहती है, क्रुस्कल गारंटी प्रोवाइड करता है दैट वी डू नॉट गेट एनी MST लोअर देन द कॉस्ट विद दिस अप्रोच। बिल्कुल सच बात है भाई साहब, यस इसका क्या है, यस कर देते हैं, ये भी डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है, डिस्क्लेमर बता दिया था, ठीक है। उसके अंदर क्या कर दिया भाई, एल्गोरिथम ये क्रुस्कल भाई कहता है मैं गारंटी दे रहा हूँ, लोएस्ट MST ही बना के दूंगा, ये बात की गारंटी दे रहा है, ठीक है। ये चीज एकदम क्लियर हो गई, एकदम समझ में आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग सब कुछ हमारे पास में रेडी हो गया है, एल्गोरिथम हमें अच्छे से समझ में आ गई है, क्रुस्कल की थॉट हमें समझ में आ गई है। अब बात आ जाती है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करके देखेंगे। तो इंप्लीमेंट करने का तरीका भी हम जान लेते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दी हैं, आपको हो सकता है थोड़ी हवाइयां लग रही होंगी, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट ये सब काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर ये सब काम ऑलरेडी कर चुके हैं तो चलो इसको एक बार समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप की बेसिकली सब कुछ क्या है। देखो मैंने एक ग्राफ यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये ग्राफ समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है ना। दूसरी चीज मैंने कुछ यहाँ पर लिख रखा है, ये क्या कहते हैं, एज UV फाइंड सेट वगैरह वगैरह, फाइंड सेट वगैरह कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। समझते हैं क्या चीज़ है ये सब कुछ जो है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनकी थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलो डिटेल के लिए पहुँच जाते हैं हम आगे। देखो इंप्लीमेंटेशन का सिंपल सा तरीका है क्रुस्कल का। क्रुस्कल क्या करेगा, सिंपल सा हमने क्या किया था, जब हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल में मैंने क्या कहा था कि मान लो हम सारे के सारे वेट यहाँ पर ये जो एजेस हैं ये हटा देते हैं, बस यहाँ पर ये छोटे छोटे से वर्टेक्सेस पड़े हुए हैं, ये कहा था ना मैंने, यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, क्रिएट अ फंक्शन, वो क्या करेगा, मेक सेट ऑफ ईच वर्टेक्स इनिशियली, ठीक है ना। इनिशियली वो सारे के सारे वर्टेक्स बना देगा। मेरा जो ग्राफ था उसने बस ये क्या करा, वर्टेक्स बना दिए, कोई भी एजेस वगैरह यहाँ पर, ये भी था सेंटर में, कोई भी यहाँ पर एजेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स बना दिए। ये मेरे पास में हो गया स्टेप 1, ठीक है। तो उसने सारे सारे वर्टेक्स बना दिए। दूसरा वो क्या कह रहा है, विल शॉर्ट द एजेस इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यही काम हमने यहाँ पर किया था। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मैंने कहा था बैकग्राउंड के अंदर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर डाल दो, तो मैंने 1 2 4 सब कुछ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मैंने डाल दिया। ऐसे मैंने डाल दिया 1 1 1, फिर 2 2 2, फिर 3 3, फिर उसके बाद 4 4 4 4, ऐसे करके मैंने डाल दिए। और ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके बेसिस पे मुझे पता है कि कौन सा एज कहाँ पर है, ठीक है, ये चीज मुझे पता है। तो वही काम मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर सेकंड स्टेप के अंदर क्या करा, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मैंने यहाँ पर सारे के सारे और जब एजेस ले लिए हैं, ये काम मैंने कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज वो कहता है भाई यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, वो कहता है कि मर्ज कर दो सारे वर्टेक्स, मर्ज तो कर दो भाई, किस बेसिस पे कर दो, हमने यहाँ पे किस बेसिस पे करा था, ये हमने ये चारों कंडीशन यहाँ पर चेक करी थी कि या क्या ये चारों कंडीशन हमारे पास में मैच मतलब फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई साइकिल बन रही है नहीं बन रही, कोई सब ग्राफ बन रहे हैं नहीं बन रहे, सारे वर्टेक्स कवर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, डिस्कनेक्टेड है कि नहीं है, सारी चीजें हमने कवर अप करी थी। वही सारी की सारी चीजें
हम यहाँ पर भी देखेंगे उनको मर्ज करने से पहले, वर्टेक्स को मर्ज करने से पहले, कि कोई साइकिल ना बने और सारे के सारे वर्टेक्स हमारे पास में रीचेबल हो जाएं। ये चीज़ें हम अब कब कवर अप कर लेंगे, तो उसके बेसिस पे मेरे पास में इसको कनेक्ट करते चले जाएंगे। जैसे हमने ये कनेक्ट कर दिया था ऐसे करके, ठीक है, ऐसे हमने कुछ कनेक्ट कर दिया था, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। ये इंप्लीमेंटेशन हमारे पास में स्टेप्स होने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, जहाँ मैंने वो इधर उधर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, ये जो मैंने यहाँ पर ये सब कुछ इधर उधर लिखा हुआ है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या बोल रहा है कि हमारे पास में इस ग्राफ को इस तरह से तोड़ दो, इसके अंदर कोई एजेस ना बचें, सिर्फ वर्टेक्सेस बचें, ठीक है ना। सिर्फ वर्टेक्सेस बचने का लिए इसने क्या कर दिया, सारे सिर्फ वर्टेक्सेस बचे। जब ये यहाँ पर हमने अब हमने क्या करा, इसको इस तरीके से तोड़ दिया एक कि सिर्फ वर्टेक्सेस बचे। तो ये अगर ये देखा जाए तो ये इंडिविजुअली अपने आप के अंदर एक ट्री है, ये सारे के सारे अपने आप में ट्री हैं, बात सही है एकदम, ये सब आपस में ट्री हैं, बट सारे के सारे डिसकनेक्टेड हैं, ठीक है ना, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। हमें इसका कनेक्शन बनाना है, तभी ये एक ट्री बनेगा, और उसके अंदर भी मिनिमम वैल्यू को ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा, तभी ये MST बनेगा। और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्रुस्कल की जो अप्रोच मैंने आपको बताई है स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने यहाँ पर ये कर दिया है, हमने सारे के सारे जो हमारे वर्टेक्सेस हैं इनको अलग अलग कर दिया है, ये चीज होगी। सेकंड स्टेप मेरे पास में क्या कर रहा है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अपने एजेस को शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो भाई देखो इतने भी एजेस मेरा दे रखे हैं, 5 यहाँ पर दे रखा है, ये 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, 6 ये दे रखे हैं। जितने भी हमारे एजेस दे रखे हैं इनको अपने माइंड के अंदर यहाँ पर लिख लो भाई, एजेस के अंदर। भाई तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि आपकी चॉइस है, जैसे मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें ले लिया 2 ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास में 2 और नहीं है, 3 एक मेरे पास में ये रहा, 3 ले लिया मेरे पास में, और एक और 3 मेरे पास ये है, तो 3 ले लिया। बैक इन द माइंड क्या चल रहा होगा, 2 का मतलब क्या लिखा हुआ होगा, BE लिखा हुआ होगा, 3 का मतलब क्या लिखा हुआ होगा, AC लिखा होगा, और 3 का क्या लिखा होगा, EF लिखा हुआ होगा, कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा। तो हमने नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ये सारे एजेस के कॉम्बिनेशन में उठा के रख लिए अपने कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के अंदर। ये नॉन डिक्रीजिंग ना 4 कैसे करूंगा मैं, जैसे 4 हो गया, 4 लिखूंगा मैं, लेट से मैंने लिख दिया BC, ठीक है। एक और 4 है मेरे पास में, ये वाला BC मैंने कर दिया। उसके बाद एक और 4 है क्या मेरे पास में, एक और 4 है ये रहा मेरे पास में, इसको लिख सकता हूं मैं FG, ठीक है ना। तो ये मैंने ऐसे करके नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ये मैंने लिखते चला गया यहाँ पर, ठीक है ना। लिख दूं आपके लिए, अगर आप चाहो तो मैं सारे लिख सकता हूं, बाकी आप समझ ही रहे होगे कैसे काम हो रहा है। तो ये मैंने नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर किया, तो मेरे पास में जो सेकंड स्टेप था मेरे पास में, ये काम मेरे पास में होगा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। अब सीधा काम रह गया मेरे पास में वर्टेक्स, क्या ध्यान रखना है, साइकिल ना बने, सारे वर्टेक्स कनेक्ट होना है, ये मुझे ध्यान रखना है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इनको कनेक्ट करना है। तो मैं जैसे मैं यहाँ पर देखूंगा, जैसे मैंने ये 2 देखा, मैंने देखा मिनिमम वेट 2 मेरे पास में आ रहा है, वो है मेरे पास में B और E इसके बीच में। तो क्या मैं इसको कनेक्ट करूं कि ना करूं, ये मुझे समझना जरूरी है, ठीक है ना। ये कैसे समझेंगे हम भाई, इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप एक चीज देखो, अगर कोई ग्राफ है, ठीक है ना, लेट्स से A, B एंड C, ठीक है, ये एक ग्राफ है, मैंने इसको ऐसे करके कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं A का सेट क्या होगा, ठीक है, A का सेट का मतलब क्या होगा, A किस किस से कनेक्टेड है, A किससे कनेक्टेड है, A भाई खुद से कनेक्टेड है, एक भाई खुद तक पहुंच सकता है क्योंकि वो खुद ही है। A किससे किस तक पहुंच सकता है, B तक पहुंच सकता है, A भाई किस तक पहुंच सकता है, C तक पहुंच सकता है, बिल्कुल सीधी सी बात है ना। ये इसके पास पता है, यहां तक इसके पास में एक सेट बन गया। अगर मैं B को देखूं, B किस किस से कनेक्टेड है, ठीक है ना, B क्या भाई B जो है कहां तक जा सकता है, B खुद तक जा सकता है, A तक जा सकता है, एंड A से C तक जा सकता है, मतलब B A C तक जैसे भी जा सकता है। C का अगर देखूं तो C किसका सेट है भाई, C A तक भी जा सकता है, C तक खुद है ही है, और B तक भी जा सकता है, ठीक है ना, ये काम भी कर सकता है ये C। तो अगर ये देखोगे तीनों के जब सेट होके देखूंगा, तो ये सेट एंड ये सेट, तीनों सेट हमारे पास में ABC हैं। तो अगर हमारे पास में सेम सेट आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में कोई ना कोई एज एग्जिस्ट कर रही है, ये चीज क्लियर हो गई। अगर ऐसा होता कि यहां पर ये एज नहीं होती, तो अब मेरे पास में जो C का सेट बनता, तो C का जो सेट मेरे पास में बनता वो क्या बनता, वो बनता ओनली C। इसके अंदर मेरे पास में A और B नहीं होते, तो मैं क्या देखता उस केस के अंदर भाई, अगर मेरे पास में कोई एज है A और C के वेट में, जिसका वेट मेरे पास लेट से 2 था,
तो अब इन दोनों को अगर कनेक्ट करना है तो तभी मैं कनेक्ट करूंगा जब उनका जो सेट आएगा, दोनों का ए का सेट, ठीक है। ए का सेट क्या बना है इस केस के अंदर, जब मैंने ये वाला ट्री बना दिया है, इस केस के अंदर ए का सेट मेरे पास में बन गया है ए एंड बी, ठीक है ना। और सी का क्या बन गया मेरे पास में, ओनली सी, ठीक है। जब ये कनेक्टेड थे तो कुछ ऐसे था ए और सी का, ठीक है ना। दोनों के दोनों सेटों की वैल्यू सेम आ रही थी, लेकिन जब वो डिस्कनेक्टेड हैं तो दोनों के सेटों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। ये चीज हम समझ पा रहे हैं। अगर दोनों सेटों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में कोई एज नहीं है, तभी इनकी वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर इनकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है सेट की वैल्यू, तो हम इसका एज बना सकते हैं। ये चीज क्लियर समझ में आ गई। तो यही चीज हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहां पर अपना इंप्लीमेंटेशन के अंदर, कि अगर उनके सेट कंप्लीटली सेम है तो हम उसको कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसका वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर वो उनके सेट डिफरेंट हैं तो हम उस एज को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज क्लियर समझ में आ गई। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर। यही हमारा क्रक्स था इस एल्गोरिथम का, जो मैंने आपको यहां पर समझाया है, और इसके बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री रेडी हो जाएगा। तो चलो इसको थोड़ा क्लीन अप करते हैं और अब चलते हैं अपने इन वेरिएबल्स के ऊपर जो मैंने यहां पर डिक्लेयर कर रखे हैं, क्या क्या चीजें हैं और इनका क्या काम करना है, ठीक है ना। ऑल्दो आपको लगभग सब बातें समझ में आ गई होंगी, बाकी स्टिल हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। चलो मैंने वैसे ये रब किया था, बट मैं एक चीज और समझा लेता हूँ, इसको मेरे पास में साथ है तो मैं इन चीजों को समझा देता हूँ। एजेस तो आप समझ ही रहे हो, एज किसको कह रहा हूं मैं। ये हमारे पास में 2 और बी ई, ये मेरे पास में एज हो गया। यू क्या हो गया, यू मेरे पास में हो गया इसका बी, ठीक है ना, ये यू हो गया। ये वी क्या हो गया मेरे पास में, इसका ई, मतलब कि ये दूसरा पॉइंट, ये मेरे पास में वी हो गया, ठीक है। फाइंड सेट यू का मतलब बी का फाइंड सेट, मतलब ये बी का फाइंड सेट मैंने कर लिया था, तो यानी कि बी का फाइंड सेट, ठीक है ना। फाइंड सेट वी, मतलब ये बी का हो गया है ना, और यहाँ पर वी का मतलब हो गया मेरे पास में ई का फाइंड सेट, क्योंकि यहाँ पर ये वी मेरे पास ई है, तो ई किससे डिस्कनेक्टेड है। तो यानी कि हम इनके सेट निकाल के देखेंगे और उसके बाद में हम कंपैरिजन करेंगे। फाइंड सेट वाला ये फंक्शन समझ में आ गया, क्या लिखा रखा है मैंने, ये चीज समझाने के लिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। एक चीज को एकदम क्लीन तरीके से बता दिया है। तो फाइंड सेट क्या है वो समझ में आ गया, एच समझ में आ गया, यू एंड वी समझ में आ गया, चीज क्लियर हो गई। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब इंप्लीमेंट करते हैं। मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूं बिना बोले। तो चलिए सर अब चलते हैं आगे और अपना इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मुझे उठाना है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास में पहला एज क्या आता है, बी ई, ठीक है। तो मैं सिंपल यहां पर लिख देता हूं बी लिखने के बाद में क्या होगा हमारे पास में, कलर चेंज कर लेते हैं इसको। बी लिखने के बाद में क्या होगा हमारे पास में, यू क्या हो जाएगा बी, और वी क्या हो जाएगा ई। ये चीज क्लियर हो गई। फाइंड सेट ऑफ बी क्या होगा मेरे पास में, फाइंड सेट ऑफ बी मेरे पास में बी ही रहेगा इस टाइम पर, ठीक है। फाइंड सेट ऑफ ई क्या होगा मेरे पास में, फाइंड सेट ऑफ ई सिर्फ मेरे पास में ई ही होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी एच नहीं है, और कोई अभी तक हमारा एच बना भी नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में दोनों के जो हमारे सेट हैं वो क्या है हमारे पास में, दोनों के सेट डिफरेंट हैं। डिफरेंट होने के बाद क्या करते हैं, हम उस एज को कनेक्ट कर देते हैं। तो भाई ठीक है, हम इस एज को उठाकर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। कोई डाउट, बी और ई पहला हमने उठाया। तो चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमारे पास में एज कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इस चीज को थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। देखो 2 से बड़ा हमारे पास में और कोई है नहीं, तो यानी कि 3 लेना पड़ेगा। तो अब किसके अंदर कौन कौन से आ गए मेरे पास में, ए एंड सी आ गए, ठीक है ना। एज कौन सा हो गया मेरे पास में, ए एंड सी, ठीक है। तो ए यू मेरे पास क्या हो जाएगा, ए, वी हो जाएगा मेरे पास में सी। फाइंड सेट ऑफ ए, फाइंड सेट ऑफ ए मेरे पास में ये है, ए का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो यानी कि इसका जो सेट हो जाएगा हमारे पास में ए आ जाएगा। फाइंड सेट ऑफ सी जब करेंगे हमारे पास में सेकंड के अंदर, तो सी का भी ये डिस्कनेक्टेड है, तो यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास में कुछ नहीं है, सी ही आएगा। दोनों डिफरेंट हैं तो इस एज को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। सेम होते तो नहीं कर सकते, तो आएगा केस हमारे पास में आगे। अभी हमारे पास में क्या है, यहाँ पर दोनों के दोनों सेट डिफरेंट है, तो अब इस एज को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ, तो बाकी चीजें क्लीन करके इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो मैंने AC को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है ना। स्टेप ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास में अब क्या होगा, E और F आ गया मेरे पास में। E एंड F मेरे पास क्या सा हो गया, E हो गया ये,
और एफ हो गया ये। तो अब अच्छी चीज आएगी हमारे पास में, एज लगा देते हैं ई एंड एफ, ठीक है। यू हो गया मेरे पास में ई, वी हो गया मेरे पास में एफ, ठीक है। तो फाइंड सेट ऑफ ई, मतलब यू के अंदर क्या आ जाएगा ई, ठीक है। तो फाइंड सेट ऑफ ई क्या हो जाएगा, अब ई का फाइंड सेट हो जाएगा बी भी रीचेबल है और ई तो स्वयं है ही अपने आप ही, ठीक है। अब फाइंड एफ क्या होगा, एफ तो मेरे पास में सिर्फ एफ ही रहेगा। अभी भी ये दोनों डिसकनेक्टेड हैं, मतलब और सेम भी नहीं है, तो इस एज को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये एक एज भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है। ये एज हमने कनेक्ट कर दिया, चलो क्लीन कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्लीन कर दिया और अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। अगला एज मेरे पास में आ गया यहाँ पर मैं बी सी, ठीक है ना, बी सी आ गया, जिसके अंदर क्योंकि हमारे पास में 3 वेट सारे खत्म हो चुके हैं। देखो ये वेट कितना था मेरे पास में, ये था मेरे पास में 3, ये वेट कितना है मेरे पास में 2 और ये वेट मेरे पास में 3 वाले सारे खत्म हो चुके हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट वेट आ जाता है 4, ठीक है। अब 4 ले लेते हैं। 4 मेरे पास कौन सा आया, बी एंड सी। कौन सा वाला, बी एंड सी हो गया मेरे पास में। 4 कहाँ है भाई, ये वाला बी एंड सी है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर बी एंड सी। तो ये हमारे पास में यू क्या हो गया यहाँ पर बी और वी क्या हो गया मेरे पास में सी, ठीक है। फाइंड सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी है मेरे पास में, एक तो बी खुद होगा, एक ई होगा और एक एफ होगा, ठीक है ना। और फाइंड सेट ऑफ सी क्या होगा मेरे पास में, वो एक तो ए होगा और एक सी होगा। अभी भी देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों सेट डिफरेंट हैं। दोनों सेट डिफरेंट होने की वजह से हम इस एज को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इस एज को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, वेट हमने इसका 4 लिख दिया, ये एज कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है ना। ये काम हो गया हमारे पास में। आगे BC वाला काम हो गया मेरे पास में। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। सेकंड अब ले लेते हैं। अभी हमारे पास में ग्राफ जो है पूरा का पूरा कनेक्टेड नहीं है, सारे वर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो अभी हमारे पास D एंड G अभी बचे पड़े हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब 4 एज जो है मेरे पास में किस में है, F एंड G के अंदर भी है। F एंड G मेरे पास कौन सा है, ये वाला हो गया मेरे पास में, ठीक है। तो इसको ट्राई करके देखते हैं क्या इसको कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ठीक है ना। तो F एंड G एज मेरे पास हो गया, ठीक है। इसमें U हो गया मेरे पास में F, V हो गया मेरे पास में G, ठीक है। फाइंड सेट ऑफ F क्या होगा मेरे पास में, फाइंड सेट ऑफ F क्या होगा मेरे पास में भाई, F किससे कनेक्टेड है, A से, C से, B से, E से एंड F से, ठीक है ना। उसके बाद में मेरे पास में फाइंड सेट ऑफ G किससे कनेक्टेड, किसी से नहीं है। तो भाई अभी भी ये दोनों सेट डिफरेंट है मेरे पास में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने भाई इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई, इसका वेट भी मैंने लिख दिया 4। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में एक और 4 ढूंढते हैं, क्या इसके अंदर और कोई 4 है कि नहीं है। तो हमने क्या करा, ये वाला 4 हमने ले लिया है, और कौन सा 4, ये वाला 4 हमने ले लिया है। अब हमारे पास और कोई 4 बचा है क्या इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर कोई और 4 बचा है, और कोई 4 नहीं बचा है। तो हमारे पास में वेट आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें 5 वेट लेना पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 5 वेट ले लेते हैं। 5 वेट लेने के अंदर क्या होगा, लेट्स से मैं वेट ले लेता हूं यहाँ पर 5 का, ये वाला, ठीक है ना, EG। तो 5 मैंने यहाँ पर लिखा और एज लिखा मैंने पास में E एंड G, ठीक है। EG लिखा है मेरे पास में। अब मैं EG के अंदर उठा लेता हूँ इस एज को, तो एज लिख दिया मैंने यहाँ पर EG। U मेरे पास हो गया E और V हो गया मेरे पास में G, ठीक है। मैंने यहाँ फाइंड सेट ऑफ E निकाला। फाइंड सेट ऑफ E जैसे ही निकालता हूं तो मेरे पास में E का फाइंड सेट हो जाएगा मेरे पास में A C B E F G, ठीक है जी। फाइंड सेट ऑफ G मेरे पास क्या हो जाएगा, G के अंदर भी मेरे पास में A C B E F G, सबके सब रीचेबल हैं। ये दोनों के दोनों सेट हमारे पास में इक्वल हो गए, बिल्कुल सेम आ गए। तो यानी कि हम इस एज को नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों के दोनों सेट हमारे पास में बराबर हैं, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब 5 वेट का मेरे पास में और कोई हमारे पास में एज है कि नहीं है। तो ढूंढते हैं, हमारे पास में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में एक एज है, तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5, क्या एज मिला है मेरे पास में, C एंड D मेरे पास में एज मिला है। तो C एंड D को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो जब हम C एंड D को चेक करें तो एज हो गया मेरे पास में C एंड D, U हो गया मेरे पास में C एंड V हो गया मेरे पास में D। तो फाइंड सेट ऑफ C क्या होगा मेरे पास में, C का फाइंड सेट तो मेरे पास में हो जाएगा A C B E F G, सारे के सारे हमारे पास में वर्टेक्सेस कनेक्टेड हैं इसके अंदर। हम इसके अंदर C से यहाँ पर सब पे जा सकते हैं। और मेरे पास में फाइंड सेट ऑफ D क्या होगा, D अभी कुछ नहीं है, उसका ओनली D होगा। तो दोनों के दोनों भाई यहाँ पर डिफरेंट आ गए हैं।
दोनों डिफरेंट आने की वजह से, दोनों सेट में डिफरेंट आने की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, इस एज को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इस एज को भी कनेक्ट करूंगा और यहाँ पर इसका वेट लिख दूंगा 5, ठीक है, इसका मैंने वेट 5 लिख दिया, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या 5 वेट का और कोई एग्जिस्ट करता है? कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अब किसको लेंगे हम? अब हम 6 वेट का लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6 वेट को लेते हैं। 6 वेट हमारे पास में किसका है? हम कोई भी यहाँ पर 6 वेट का उठा सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर हमने 6 वेट का बी एंड डी उतार लिया, ठीक है, बी एंड डी उठा लिया मैंने, बी एंड डी उठाया, ठीक है। इस एज को मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा बी एंड डी, ठीक है। बी मेरे पास क्या हो जाएगा? बी, और डी मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर वी हो जाएगा मेरे पास में डी। तो फाइंड सेट ऑफ बी मेरे पास में क्या होगा? फाइंड सेट ऑफ बी मेरे पास में ए बी सी डी ई एफ जी होने वाला है, सारे के सारे आएंगे। एंड फाइंड सेट ऑफ डी मेरे पास में क्या होने वाला है? ए बी सी डी ई एफ जी, दोनों सेट मेरे पास में सेम आने वाले, तो हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि हमने ये जो चेक करा है, ऑल्दो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिल हेयर इतना जब मैंने काम किया, इसी तक ही मेरे पास में सारे के सारे वर्टेक्सेस कनेक्टेड हो गए हैं, दूसरा कोई भी साइकिल नहीं बनी है, ठीक है। और मेरे जो कंडीशंस हैं सारी की सारी फुलफिल होती चली गई हैं, ठीक है ना, सारी कंडीशन यहाँ पर हमारे पास भी फुलफिल होती चली गई हैं। जो हमारे पास चारों पॉइंट थे कि भाई हमारे पास में डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, भाई कोई डिस्कनेक्टेड नहीं बचा मेरे पास में, ठीक है ना। सब ग्राफ होना चाहिए, सब ग्राफ है मेरे पास में, ठीक है। कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए, कोई साइकिल नहीं है इसके अंदर। सारे वर्टेक्सेस होने चाहिए, सारे वर्टेक्सेस टिल हेयर, 5वें जब तो हमने ये लिया था टिल हेयर ही हमारे पास में 5 सारे के सारे कनेक्टेड हो गए। तो एज पर रूल हम यहाँ पर रुक सकते हैं, ऑल्दो हम आगे भी चेक कर सकते हैं सभी एजेस के लिए। तो उस केस के अंदर हमेशा आगे जब चेक करेंगे तो सेम सेट मिलते चले जाएंगे, हम उसको कनेक्ट ही नहीं करेंगे, तब भी हमारे पास में सॉल्यूशन वही आना है, ओनली हमारा ओवरहेड बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस तरीके से सारा का सारा अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू आने वाली है 3 and 4 7 and 5 हो गया मेरे पास में, 12 2 14 and 3 17 and 4 21। तो 21 मेरे पास में यहाँ पर MST की वैल्यू आ रही है, इससे ज्यादा कम मेरे पास में वैल्यू कभी आएगी नहीं, ये हमारे पास में क्रुस्कल के थ्रू इंप्लीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये जो बेसिक क्रक्स था इसके अंदर वो था फाइंड सेट का। फाइंड सेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो सब कुछ आपने देख लिया, कैसे हमने उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमने इसको तो डाला है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, हमने कैसे इसको हमने पूरे वर्टेक्सेस को अलग करा था, ये हमने देख लिया है। तो यानी कि जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स, वो हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कर लिए। तो चलो इसी सारे काम को, इन्हीं स्टेप्स को जो हमने यहाँ पर करा है, इनको उठाकर हम अपने कोड के अंदर डालते हैं। एज इट इज जो हमने सोचा है वैसा का वैसा ही हम उसमें कहाँ पर करेंगे एंड इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो एज यूजुअल हम अपने बॉयलर प्लेट के साथ यहाँ पर रेडी हैं, बिल्कुल सिंपल यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। मैंने क्या कर रखा है, इस कोड को 2 फाइल्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। एक फाइल मैंने बना ली है cruscal.js, जिसके अंदर अपना ये लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाले हैं, एंड दूसरी फाइल के अंदर मैंने सिर्फ इनपुट्स डाले हैं, जिससे कि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज फाइल बहुत ज़्यादा बल्कि बनने वाली थी, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो वर्टेक्सेस हैं वो क्या होल्ड कर रहे हैं डेटा मेरे पास में, डिस्टेंस का मैट्रिक। डिस्टेंस मैट्रिक का समझने का मतलब क्या है, जो मेरा कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज यहाँ पर रख रहा हूँ मैं। किस तरह से रख रहा हूँ भाई, देखो ये मेरे पास में वो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनकी वैल्यूज मैं यहाँ पर स्टोर करके रख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है, ठीक है, वर्टेक्सेस की वैल्यू हो गई मेरे पास में। उसके बाद मैं दूसरी चीज क्या होल्ड करके रख रहा हूँ कि भाई हर वर्टेक्स के साथ में उनके जो एजेस हैं वो एसोसिएटेड हैं, ठीक है ना, और वो उनकी पोजीशन कहाँ पर है हमारे ग्राफ के अंदर, उसकी वैल्यू को स्टोर करके रख रहा हूँ, ठीक है ना। वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर कर रखा है। काफी कॉम्प्लेक्स डेटा है, मैंने इस डेटा को यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास में एजेस के अंदर हो गया। तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्या हमें वर्टेक्स का मतलब यहाँ पर समझ लो क्या है मेरे पास में, सिंपल वही हमारे पास में A B C D E F and G, ठीक है ना, वही है। और हमारे पास में एजेस क्या हैं, उन सब की वैल्यू जो हमारे पास में थी यहाँ पर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया एंड 6 ऐसे करके हो गया। सेम वही लॉजिक समझो, हमारे पास में इस तरह से वर्टेक्सेस हैं, इस तरह से, क्योंकि रियलिस्टिक जब आप एग्जांपल कर रहे होगे तो वर्टेक्स के अंदर ABC थोड़ा ना डाल के रखोगे मेरे भाई। वर्टेक्स का मतलब क्या हो गया, सिटी, मेरे को 2 सिटी के बीच में जाना है, तो सिटी की सारी इंफॉर्मेशन उस वर्टेक्स के अंदर रखोगे ना आप ऐसा थोड़ी नहीं है, बट उसको A बोल दोगे, नई दिल्ली,
न्यू दिल्ली ये बोल के छोड़ना, मुंबई ये थोड़ा ना बोल के छोड़ोगे भाई, मुंबई की पूरी डिटेल वहां पर डाल के छोड़ोगे, जिससे कि आपको जो भी कुछ प्रोसेसिंग करनी होगी वहां से फैच कर लोगे एंड उस प्रोसेसिंग को कर लोगे वहां पर। तो इसके अंदर जो हमारे वर्टेक्सेस हैं, वर्टेक्स के अंदर हमारे पास में डेटा पड़ा हुआ होता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। एजेस के अंदर भी हमारे पास में उनके कोऑर्डिनेट्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं कि और क्या क्या डाल सकते हैं। हमने एयरप्लेन का फेयर उसमें डाल दिया, हमने बस का फेयर उसके अंदर डाल दिया एज के अंदर, हमने उसके अंदर ट्रेन का फेयर उसके अंदर डाल दिया, पैदल चलने का फेयर जो हमने उसके अंदर डाल दिया, सारे के सारे खर्चे उस एजेस के अंदर मैंने डाल दिए। वहां भी एक सेट बना हो सकता है, तो वही सब चीजें यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दी हैं, ठीक है। एक बहुत प्यारा सा मैंने फंक्शन बनाया है, मैट्रिक डिस्टेंस फंक्शन। भाई ये सिंपल कुछ नहीं है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिख देता तो भाई पाइथागोरस बन जाती मेरी। ये वही पाइथागोरस डिस्टेंस है, मतलब कि ये हमारे पास में dx हो गया, dy हो गया, ठीक है ना, दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस के थ्रू। ये हमारे पास में परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया उसका हाइपोटेन्यूज, यानी कि बस यहाँ पर मेरे को क्या निकालना था, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो मेरे पास में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी। और अभी मेरे पास क्या आ रहा है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। ये मेरे पास में मैट्रिक है, हमारे पास में एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है। इसका सिंपल सा बात मैंने क्या है कि मैं जब यहाँ से क्या निकालूंगा, यहाँ से इस मैट्रिक से क्या निकालूंगा, मैं इस डिस्टेंस को निकाल लूंगा, ठीक है ना, यानी कि इससे मेरे पास में डिस्टेंस आ गया, वो वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को, मेरे को क्या करना होता है, जो मैंने वहां पर लॉजिक देखा था कि मैं इसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर वहां पर डाल दूंगा। तो जो ये डिस्टेंस आया है, मैं इस वैल्यू को या इसके स्क्वायर की वैल्यू को अगर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर डालता हूं, सबके सब मैंने स्क्वायर कर दिया, उसको नॉन डिक्रीजिंग, तब भी तो वही ऑर्डर आने वाला है ना, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं क्या यहाँ पर स्क्वायर रूट करके उसके अंदर एक ओवरहेड बढ़ाऊं, इसलिए मैंने जस्ट इसको स्क्वायर करके छोड़ दिया, उसके बाद में उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी मैट्रिक डिस्टेंस नाम का एक फंक्शन यहाँ पर करा है, और इस फंक्शन को मैं पास कर रहा हूं यहाँ पर अपने मेथड के अंदर, जहां पर हम इस क्रुस्कल लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे। जो भी यहां से एजेस आएंगे उस क्रुस्कल से, जो भी मेरे पास में एमएसटी के एजेस आएंगे, उनको उठा के मैंने यहां पर स्टेप बाय स्टेप प्रिंट कर दिया है, उसको उठा के मैंने लॉक कर दिया और वो मैंने प्रिंट कर दिया। ये मेरे पास में इसमें सिंपल लॉजिक बनने वाला है। तो चलो, ये आपको समझ में आ गया इसका बॉयलरप्लेट का स्टार्टिंग पॉइंट। अब मेन पॉइंट जो हमारे पास में क्रुस्कल का है, क्रुस्कल की एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करनी है, वहां पर हम चल देते हैं। तो विद सिंपल सॉल्यूशन हमने क्या करा है, क्रुस्कल को एक अलग फाइल के अंदर डाल दिया है, जहां पर हम लॉजिक लिखेंगे। सिंपल एक फंक्शन यहां पर डिफाइन किया जो कि एम्प्टी है इस टाइम पर, और नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। बेसिकली हम इसको यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, एनीवेयर हम इसको डाल देंगे तो इस फंक्शन को हम एज अ कॉल करके इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको एक्सपोर्ट करा है इस पूरे इसको, ठीक है। जिसको ये जावास्क्रिप्ट की बेसिक ECMA 6 के फीचर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आने वाला हूं, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की पूरे बेसिक डिटेल्स देने वाले हैं। लेकिन विद टाइम वो भी आएगा। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा DSA के ऊपर है, वहां पर हमारा फोकस है इस टाइम पर पूरा DSA के ऊपर, तो पहले वो करते हैं, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज भी लेकर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं। इस पेज पर क्या लिखा हुआ है भाई, मैंने देखो इसके अंदर एक वेरिएबल लिख लिया क्रुस्कल, इसको हमने यहाँ पर डिफाइन करा है। उसके अंदर हम ये सारी की सारी चीजें डिफाइन कर देंगे, उसके फंक्शन, उसके मेथड, उसके पैरामीटर, सब कुछ यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल लिया मेक सेट। मेक सेट क्या है, ये क्या करता है, हमारे पास में एक सेट बना के दे देता है, ठीक है ना। किसी भी चीज का सेट बना के रखेगा, सेट की सारी चीजें वो खुद हैंडल कर देता है। ये मैंने एक पैकेज यूज कर लिया, अदरवाइज मुझे सेट के ऊपर बहुत काम करना पड़ता। मेक सेट का यूज क्या है यहाँ पर, जो हम वहां पर देखा था आपने, हमने जो ग्राफ बनाया था उसके सारे वर्टेक्सेस में अलग अलग कर दिए थे, फिर उनके हमने सेट बना दिए थे अलग अलग, भाई ए अलग है, बी अलग है, तो वो काम बस ये यहाँ पर करेगा। हम इससे एक सेट बनवा के छोड़ देंगे, एंड उसके अंदर जब वहां पर कोई एज कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा सेट बना उसको हैंडल करने के लिए ये पैकेज मैंने यूज कर लिया। ये npm पैकेज है, नॉर्मल आपको आराम से मिल जाएगा। इसका क्रुस्कल से कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट ये एक अपने आप को ईज करने के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो ये हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेथड इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे ये वर्टेक्सेस हैं, इन वर्टेक्सेस को यहाँ पर इनके एजेस से अलग कर देंगे, और सारे के सारे वर्टेक्स को अपने इंडिविजुअल एक ट्री बना के छोड़ देंगे। तो चलो वो काम करते हैं। वो काम करने के लिए हम इस मेक सेट को यूज करने वाले हैं। तो मैंने क्या करा, वर्टेक्स का फॉरेस्ट बना दिया, मतलब सारे के सारे वर्टेक्सेस मैंने डाल दिए हैं अपने कैनवस के ऊपर। इसके अंदर सिंपल काम किया, देखो आपने कुछ देखा होगा यहाँ पर, जो भी इतने भी मेरे पास वर्टेक्स हैं उसकी लेंथ डाली है। मुझे मतलब नहीं है उसके अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ है, मैंने जस्ट एक सेट बनाने के लिए उसको यूज करा है,
नथिंग एल्स, मैं इसमें कोई लॉजिकल काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बस मल्टीपल सेट यहाँ पर बना के छोड़ दिए। जैसे मेरा जब हम वो फाइंड सेट वाला काम करेंगे ना, तो इसमें काम करेगा मेरे पास में, बस ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वर्टेक्स के अंदर ये डाल दिया है। दूसरा काम हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं जिसके अंदर हम जो स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं उस डेटा को उसके अंदर पुश करते चले जाएंगे, जिससे कि हमारे पास में मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा साइड बाय साइड रेडी होता चला जाएगा। तो चलो मैं उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं। जो मैंने एक फाइनल एज नाम से यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर कर रहा है, यही वो एरे है जो कि हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। इस एजेस के हम डाल देंगे, इस एजेस के बेसिस पे हम अपना स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। इसी को मैं यहाँ पर रिटर्न भी कर देता हूँ। तो एज ऑफ नाउ तो यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली एरे रिटर्न होगा, तो यहाँ पर कुछ काम नहीं बनने वाला। तो अब हमारे पास में क्या चीज रेडी होगी। फर्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या था, वर्टेक्सेस में अलग अलग करने थे, वर्टेक्स मैंने सारे अलग कर दिए। दूसरा काम मेरे पास में क्या होने वाला था, दूसरा काम ये था कि आप अपने सारे के सारे एजेस को उठाओ और उनको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर डाल दो, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम करते हैं, अपने एजेस उठा लेते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जहां पे मैं सारे एजेस डालूंगा उसके अंदर। तो चलो वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एज डिस्टेंस का एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, जिसके अंदर हमारे पास में एक एरे है जिसके अंदर वो सारे के सारे एजेस पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो चलो इसके अंदर वो सारे एजेस फिल कर देते हैं। तो मैंने एक लूप चलाया, जितने भी हमारे पास में एजेस आए हैं यहाँ पर इनपुट के अंदर, उन सब के ऊपर एक लूप चलाया। वो सारे के सारे एजेस में किस में डालता जाऊंगा, इसके अंदर डालता जाऊंगा। कैसे डालूंगा भाई साहब, अब एज मेरे पास कैसे पड़े हुए हैं, मेरे पास में एक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में पड़े हुए हैं। तो मेरे पास में कैसे करके आएगा, एक मेरे पास में कोऑर्डिनेट होगा ए का, एक मेरे पास बी का, ठीक है ना। दो मेरे पास में वर्टेक्स हैं, इनकी वैल्यू मेरे पास में आ रही होगी, ठीक है ना। देखो इस तरह से समझो, जब मेरे पास एज आया था, क्या आया था 2 और क्या आया था BE, ये लिख के आया था। B एंड E क्या है मेरे पास में, वो दो वर्टेक्सेस हैं, ठीक है। 2 क्या है, उसके ऊपर वैल्यू है। मैं किसके बेसिस पे सॉर्ट कर रहा था, उसकी वैल्यू के ऊपर बेसिस पे सॉर्ट कर रहा था। लेकिन BE अगर मेरे पास आई है, तो इन BE के अंदर जो मैंने यहाँ पर डेटा रखा हुआ है, जो ये मेरे पास डेटा रखा है BE के अंदर, वो किस फॉर्मेट के अंदर रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट XY के फॉर्मेट के अंदर रखा हुआ है। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, बेस्ड ऑन दिस, जो मेरे पास में इस इंडेक्स पर एज है, इसके बेसिस पर मैं उसका U एंड V निकालूंगा, मतलब एक फर्स्ट पॉइंट निकालूंगा, सेकंड पॉइंट निकालूंगा, उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लूंगा, ठीक है ना। इन चीजों को मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने वाला हूं, और उस डिस्टेंस को के बेसिस पे मैं एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इस एरे को, जो हमारे पास में इस एज वाला डिस्टेंस वाला एरे है, इसको शॉर्ट कर दूंगा। ये काम करने वाला हूं मैं, तो ठीक है। तो पहला काम करते हैं, उसका जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकाल लिया, मेरे पास में U आ गया, एज, ठीक है ना। इस एज का जो 0th वैल्यू है वो मेरे पास में U है, एंड जो उसका फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट इंडेक्स पर होगा वो मेरे पास में V होगा, ठीक है। वो और लिख देता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पर जो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है वो मेरे पास में V है। तो मेरे पास में B एंड E जो थे, B एंड E दोनों वर्टेक्सेस मेरे पास में आ गए। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रख दूंगा, मैं अपने एज की वैल्यू रख दूंगा, तो एज का डेटा रख दूंगा, एंड साथ में उसके वेट का डेटा रख देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने क्या करा, इसके एज जो है मेरे पास में करंट एज तो यही है, क्योंकि मैंने ये जो लूप चल रहा है इस इंट के बेसिस पे मैंने उस एज को यहाँ पर डाल दिया। और दूसरा मैंने उसका वेट निकाल लिया। वेट मैंने किससे निकाला, अपना मैट्रिक से। मैट्रिक कौन सा मेथड था जो यहाँ से पास किया है, पास कौन सा मेथड किया था, मैट्रिक डिस्टेंस। मैट्रिक डिस्टेंस क्या करने वाला था, हमारे पास में डिस्टेंस निकालने वाला था 2 पॉइंट्स के बीच में। सिंपल सी बात समझ में आ गई है। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पर उसका डिस्टेंस निकाल लिया, ये स्क्वायर के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। हमने स्क्वायर रूट नहीं निकाला है, मैंने बताया था वो क्या, क्यों अननेसेसरी उसको हम ओवरहेड बढ़ाएं। तो मैंने उसका वेट यहाँ पर डाल लिया है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो जो मेरे पास में ये डेटा आया, इसको मैं पुश कर देता हूँ इसके अंदर एज डिस्टेंस के अंदर। तो इसके अंदर हमने ये पुश कर दिया। ये देख सकते हैं जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके अंदर एक एरे के अंदर पुश हो गया, सटा सारे के सारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर हो गए हैं। अब क्या कर सकता हूँ मैं, इसको इस एज डिस्टेंस को बेस्ड ऑन दिस वेट मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मेरे पास डेटा आ जाएगा। तो चलो इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो बेसिक मैंने एरे के ऊपर फंक्शन लगा दिया। शॉर्टिंग के अंदर मैंने देख लिया बेस्ड ऑन वेट मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। जिसको ये बात समझ में नहीं आई है वो हमारी एरे वाली वीडियो जाके देखे, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कैसे काम कर रहा होता है, कैसे हो किसी भी शॉर्टिंग के अंदर काम कर रहा होता है। तो वो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। नॉर्मल इसके ऊपर शॉर्टिंग लगाई है, किसके ऊपर लगाई, वेट के बेसिस पे लगाई है। एंड दो वेट्स का डिफरेंस नाप के जो रिटर्न आ रहा होता है उसके बेसिस पे ही हमारा एरे शॉर्ट हो जाता है। ये एक शॉर्टकट तरीका है जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी डेटा को शॉर्ट करने के लिए।
तो वो हमने यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ तक हमारे पास में 2 स्टेप अचीव हो चुके हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने वो फॉरेस्ट बना लिया है, मतलब सारे वर्टेक्स अलग कर लिए। दूसरा स्टेप हमारे पास में क्या होगा कि हमने एजेस निकाल लिए और उनको सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर डाल दिया है, जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है। ये चीज क्लियर होगी। और तीसरा काम क्या रह गया था, जो हमारे पास में फाइंड सेट वाला काम हो गया था। फाइंड सेट करेंगे, अगर उनके बीच में उनका सेट सेम रहा तो क्या होगा, हम उसके अंदर उस एज को कनेक्ट नहीं करेंगे, कट कर दिया। और अगर उसके अंदर वो सेट डिफरेंट रहा तो हम उस एज को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। कहां तक लूप चलेगा, वो सारे के सारे हमारे इस एज के ऊपर चलेगा, जितने भी हमारे पास में ये एज के डिस्टेंसेज आए इसके ऊपर चलेगा। तो एक काम करते हैं, लूप चलाते हैं, हर एक एज के ऊपर इस लूप को चलाएंगे और अपना डेटा यहां पर डालते चले जाएंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे कि भाई इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलो पहला एज डालते हैं, पहले एक लूप चला लेते हैं। तो मैंने इसकी लेंथ तक पूरा का पूरा यहाँ पर एक लूप चला लिया है। तो चलो अब एक काम करते हैं, हमारे पास में एज आ गया है। अगर एज आ गया है तो हमारे पास में उसका एक वर्टेक्स एंड दूसरा वर्टेक्स दोनों मिल गया, यानी कि बी एंड ई दोनों मिल गए हैं। ठीक है ना, बी एंड ई दोनों मिल गए। तो उसको मैं निकाल लेता हूं, यहाँ पर बी एंड ई को डिक्लेयर कर लेता हूं यहाँ पर। तो मैंने क्या ले लिया, एक वेरिएबल लिया था यू। ठीक है ना, यू के अंदर उस वैल्यू को डाल दिया था, एक एज की वैल्यू को। ठीक है ना, उसको डाला। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं मैं वी। इस वी के अंदर मैंने क्या करा, दूसरा वर्टेक्स मैंने यहाँ पर डाल लिया। तो मेरे पास दोनों आ गए हैं। ठीक है ना, ये दोनों चीज आ गई हैं। अब मुझे क्या देखने, मेरे पास में यू और वी जब आ गए थे तो दोनों का मुझे फाइंड सेट करना होता था। उसके अंदर फाइंड करना होता कि उस सेट के अंदर क्या वो सेम है कि नहीं है। अब इसके अंदर मेरे पास में किसका रोल आ जाएगा, मेरे पास में रोल आ जाएगा इस वर्टेक्स का। ठीक है ना, ये मैंने बनाए थे यहाँ पर मैं उस डेटा को डाल रहा हूँ। अभी तक ये वर्टेक्स खाली पड़े हुए थे, लेकिन अब जब डालेंगे तो इसके अंदर चीजें ऐड होती चली जाएंगी। इसके अंदर क्या लॉजिक बनेगा, क्या इस यू के अंदर जो ये यू पर मेरे पास में वर्टेक्स आया है, यहाँ पर इसका सेट क्या है, इसके अंदर ये किसके से कनेक्टेड है और ये वी किसके से कनेक्टेड है। अगर दोनों का सेट मेरे पास में सेम नहीं है तभी मैं उस एज को कनेक्ट करूंगा। तो मैं ये लॉजिक यहां पर ऐड करूंगा। तो ये मैंने यहां पर एकदम क्लियरली डाल दिया। ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने क्या करा, अपने फॉरेस्ट के अंदर जाकर जो हमने वहां पर बनाया था उसके अंदर फाइंड करा क्या, यू के से रिलेटेड जितने भी हमारे पास में उसके साथ सब सेट बने पड़े हैं, सेट बने पड़े हैं। ऐसे ही फाइंड करा मेरे पास में वी के साथ क्या सेट बने पड़े हैं। ये सब कुछ मुझे ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करके दे रही है। इसमें मेरा थोड़ा सा काम आसान कर दिया है, अदरवाइज मुझे ये काम भी करना पड़ता जिसका क्रिस्कल से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, ये अलग लॉजिक है। ठीक है ना, इसको अलग मैंने देखना पड़ता, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लाइब्रेरी को यूज कर लिया। मैंने देखा कि जैसे ही मेरे पास में वर्टेक्सेस के अंदर डिफरेंस आ गया है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर डिफरेंस आ गया तो एज को कनेक्ट कर दो और वर्टेक्सेस को फॉरेस्ट को अपडेट कर दो। ये दो काम करने पड़ेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, एज को कनेक्ट कर देते हैं। एज कैसे कनेक्ट हो गया मेरे पास में भाई साहब, मेरा फाइनल एज वाला जो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा था इसके अंदर मैंने पुश कर दिया। भाई ये दोनों एजेस को यू एंड वी को पुश कर दो। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब हमारे पास फॉरेस्ट को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर इसको अपडेट नहीं करेंगे तो अगली बार ये फिर दोबारा एज को बना देगा, तो ये भी अपडेट करना पड़ेगा। तो इस फॉरेस्ट के अंदर भी हमने उस यू और वी के बीच में लिंक बना दिया। तो बेसिकली इसने क्या कह दिया कि हाँ हमारे बीच में, इन दोनों के बीच में कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो उसने यहाँ पर एक लिंक यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया, एक सेट वहां पर उन्होंने बना दिया। तो यहां पर आके मेरा पूरा जो लॉजिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तीनों स्टेप मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। पहले ने क्या करा, सारे वर्टेक्स अलग करे। दूसरे स्टेप ने क्या करा, उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर दिया एजेस को। और तीसरे ने क्या करा, फाइंड करा सेट को, और अगर हम उनके बीच में डिफरेंस है, वो सेट सेम नहीं है, तभी उस केस के अंदर हमने उसके अंदर कनेक्शन कर दिया। ये कब तक चला सारा का सारा, जब तक सारे के सारे एजेस नहीं चले। और अल्टीमेटली बेसिकली कब तक चला ये, जब तक सारे के सारे वर्टेक्सेस कनेक्टेड नहीं हो गए। तो हमारे पास में जो चारों स्टेप्स थे, पहला काम क्या था कि कोई साइकिल नहीं बननी चाहिए, दूसरा डिस्कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, तीसरा सब ग्राफ होना चाहिए, और चौथा सारे के सारे वर्टेक्सेस उसके अंदर होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। वो सारे के सारे काम हमने यहाँ पर कर लिए हैं। सॉल्यूशन मेरा इंप्लीमेंट हो गया है, क्रिस्कल मेरा एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग और इसको चला के देखते हैं क्या हमारे पास में आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
बहुत बेहतरीन हमारे पास में आउटपुट आ गया है, ये देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास में सारे के सारे 1 बाय 1 हम यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी एजेस यहाँ पर कनेक्टेड थे वो सारे के सारे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरीके से हमारे पास में मिनिमम स्पैनिंग ट्री इंप्लीमेंट हो गया है यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम्स। इस वीडियो के अंदर हमने सारा का सारा डिटेल के अंदर देखा, स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करी थी कि क्रुस्कल बेसिकली है क्या, क्यों उसको यूज कर रहे हैं। फिर हमने MST के अंदर देखा, MST को समझा। उससे भी पहले हमने स्पैनिंग ट्री को समझा, फिर उसके बाद MST को समझा, फिर MST को सॉल्व करने के लिए हमें क्रुस्कल की जरूरत पड़ी, उस चीज को समझा। क्रुस्कल का स्टेप बाय स्टेप एकदम इन डेप्थ देखा, हर एक स्टेप को क्लियरली समझा। फिर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन इसको कैसे करेंगे उसको हमने ड्राई रन करके देखा और उसको चला के देखा, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या सोच हम रखेंगे वो सब कुछ हमने वहां पर इंप्लीमेंट करा। उसके बाद उठा के उसको मैंने कोड के अंदर डाल दिया। सारा का सारा काम एकदम डीप समझा दिया गया है। तो इससे आपका क्रुस्कल का जो लॉजिक है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इससे पहले हम वीडियो को खत्म करें, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर इस चैनल के बारे में बताएं, इन वीडियोस के बारे में बताएं, ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। Keep coding, keep practicing, stay with your friends, stay with your loved ones, enjoy your days. See you in the next video. Till then, bye-bye.